हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप। वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 की ये मेन सी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ये इसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये पॉलिटी का टेस्ट नंबर 1 है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। और मैंने आप लोगों के लिए जो कहा था कि जो टेस्ट पेपर था वो मैंने टेलीग्राम पे जो है सेंड कर दिया है, ठीक है। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप लोग क्या कीजिए कि वहाँ से क्वेश्चन को जो मैं डिस्कस करता हूँ उससे पहले आप जो है उन्हें लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो है राइटिंग स्किल और भी अच्छी होने पाए। और जो फिर मतलब लिखो क्वेश्चन, उसके बाद जो कमियाँ रह जाएँ वो जब मैं डिस्कस कर लूँगा वो उसमें अपना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपका जो है आंसर बहुत अच्छा होने पाए, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्याभूत छह स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। साथ ही संविधान ने जिस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है, उस पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें देखो जो ये आपको आर्टिकल 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना है आपको डिटेल में, मतलब लिखना है कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। तो ये एक भाग तो हमारा यहाँ से हो गया, ये हमारा पार्ट, ठीक है। सेकेंड वाला हो गया कि संविधान में जैसे जो ये संतुलन की बात की जा रही है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना। तो ये दो हमारे मतलब टॉपिक हो गए, इसमें दो ही टॉपिक पे आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे अब इंग्लिश में अगर आप लोग कहें तो इंग्लिश में भी डिस्कस कर लिया करूं, वरना इंग्लिश में कोई ज़रूरी है नहीं, वैसे मुझे लगता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ जाती हैं। तो इसमें देखो यही यहाँ भी देखो, ये कहा गया है कि किस किस बारे में लिखना है यहाँ पे, तो यही दो ही शीर्षक इसमें बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, उत्तर में क्या गया है कि 6 स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है कि संविधान के अनुच्छेद के 19 है, उसमें सभी नागरिक स्वतंत्रताओं को निम्नलिखित 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं की गारंटी प्रदान की गई है। और ये जो स्वतंत्रताएं होती हैं ये फंडामेंटल राइट्स जो आपको देखने को मिलेंगे, जो है 12 से 35 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता के संबंध में जो आर्टिकल है ये 14 से 18 तक इसमें प्रोविज़न किया गया है। मतलब स्वतंत्र ये 14 से 18 तक ये तुम्हारा समानता है, ठीक है। समानता का प्रोविज़न किया गया है इसमें, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार हैं इसमें। और 14 से फिर 18 से 22 तक, ठीक है, 18 से 22 तक स्वतंत्रता की बात की जा रही है। उसी में जो है आर्टिकल 19 के संबंध में हमको बताना है। तो हमारा देखो आर्टिकल 19 में क्या है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इसमें स्वतंत्रता दी गई है। शांतिपूर्ण पूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। संगम और संघ या सलाहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद आचरण करने की स्वतंत्रता है, कि हम कहीं भी भारत में घूम सकते हैं, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं होगी उस पर। और मतलब फिफ्थ है हमारी कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है, कि कहीं भी हम निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, ठीक है। और सिक्स है हमारा कि कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है, कि अपने मतलब जीविकोपार्जन के लिए हम कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। लेकिन ये जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं इससे अगर कोई दूसरे की स्वतंत्रताएं प्रभावित होती हैं तो वो आपको नहीं दी जाएंगी। ये मतलब युक्त युक्त निर्बंध भी इस पे लगाए गए हैं। तो उसी के बारे में ये है कि मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के मध्य संतुलन स्थापित करना। तो इसके आधार पर ये स्थापित किया जाता है। तो फर्स्ट है कि उद्देशिका या मूल अधिकारों द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूत स्वतंत्रताएं अंतिम ना होकर सीमित है, ठीक। देखा है यहाँ पे, ये सीमित नहीं है, मतलब ये असीमित नहीं है, ये सीमित है, ठीक है, अंतिम नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि यदि उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो स्वतंत्रता समाज में अराजकता, नस्लवाद, समाज विरोधी गतिविधियों की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। इसी लिए संविधान में कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए इस अधिकार के उपयोग पर युक्त निर्बंध आरोपित करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यापक सामाजिक हितों के मध्य संतुलन स्थापित किया गया है, ठीक है।
ताकि जो है ये जो युक्त युक्त निर्बंध लगाए गए हैं इनसे जो है किसी दूसरे को कोई हानि ना हो। जैसे आपकी स्वतंत्रता है वैसे ही दूसरे व्यक्ति की भी स्वतंत्रता बनी रहे, ठीक है। तो इसीलिए ये युक्त युक्त निर्बंध लगाए गए हैं। तो ये कौन कौन से युक्त युक्त निर्बंध हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें देखो, पहले में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में जो कहा जा रहा है, तो राज्य की संप्रभुता बनाए रखना, उसकी अखंडता बनाए रखना, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और लोक व्यवस्था, न्याय की अवमानना, मानहानि, शिष्टाचार और नैतिक तथा अपराध में संलिप्तता के आधार पर युक्त युक्त निर्बंध आरोपित कर सकता है, ठीक है। और सेकेंड है कि जो इसमें कहा गया है कि राज्य दो आधारों पर सभाओं के आयोजन संबंधी अधिकारों के उपयोग पर उचित प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। अर्थात जैसे कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात प्रबंधन, इसी प्रकार कुछ निर्दिष्ट आधारों पर आईपीसी 141 के अंतर्गत 5 या अधिक व्यक्तियों की सभा को प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है। यानी 5 से अधिक अगर जो आप लोगों की है उसको भी प्रतिबंधित किया जा रहा है। उसके लिए आपको जो भारत की संप्रभुता है, अखंडता है, लोक व्यवस्था को बनाए रखना है। अगर ये वायलेट हो रही हैं तो आपको जो है उससे प्रतिबंधित किया जा सकता है, किसी को किसी संघ बनाने को या मतलब कहीं सम्मेलन करने के लिए, ठीक है। सेकेंड हमारा थर्ड है कि हमारा भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था और नीति और नैतिकता के आधार पर संघ की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है, ठीक है। और फोर्थ है हमारा कि सर्वत्र आबाद आचरण और निवास की स्वतंत्रता आम लोगों, यानी उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसे होता है उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय है कि वेश्याओं के संचरण की स्वतंत्रता को लोक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, के हितों और किसी भी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के हितों के अधीन होता है। यानी मतलब जो जन संस्कृतियों की विशिष्ट संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए उनके लिए भी ये मतलब प्रतिबंध आपके लगाए जा सकते हैं। अगर किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा इससे प्रभावित हो रही है, उनके हित प्रभावित हो रहे हैं या मतलब आम लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं, तो उनके लिए ये मतलब युक्त युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा 6 में इसमें कहा गया है कि वृत्त की स्वतंत्रता को कुछ निश्चित प्रकार के व्यवसाय के लाइसेंसिंग, पेशेवर या तकनीकी योग्यता का निर्धारण आदि के माध्यमों से आम लोगों के हितों के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनैतिक एवं जोखिम वृत्ति या पेशे या फिर व्यवसाय या व्यापार इस अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है। यानी अनैतिक और जोखिमपूर्ण वृत्ति और जो पेशे हैं ऐसे और व्यवसाय हैं, व्यापार हैं, जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं, जिन पे जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हम इस पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। इतने ये प्रतिबंध जितनी हमको स्वतंत्रताएं मिली हैं उस पे युक्त युक्त निर्बंध भी लगाए गए हैं, ताकि जो है लोगों को, जैसे आप अपनी स्वतंत्रता, जैसे आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप बहुत लाउड स्पीक में जो अपने रूम में या अपने घर में आप बजा रहे हैं, लेकिन आप इतना लाउड बजा रहे हैं, जो स्पीकर जो गाने या मतलब कुछ भी आप जो सुन रहे हैं, इससे क्या होता है कि मोहल्ले वाले जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, उनको नहीं सुनना पसंद है, उससे कोई इरिटेट हो रहा है, तो उसकी वो स्वतंत्रता भंग हो रही है, ठीक है। तो इस संबंध में ये कहा गया है कि उस पर युक्त युक्त तुम्हें स्वतंत्रता तो दी गई है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, लेकिन उसमें युक्त युक्त निर्बंध भी लगाए गए हैं, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है? तो इसमें यही देखो निष्कर्ष हो सकता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक हितों के मध्य एक बेहतर संतुलन के परिणाम स्वरूप एक नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना होगी, जिसमें नागरिकों के सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया में पूर्णतया या प्रभावी रूप से भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इतना जो है निष्कर्ष हो गया इसका। तो देखो ये देखो इसमें बहुत से पॉइंट होते हैं, तो इसमें आप कुछ कम भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखना वहाँ पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमें वर्ड लिमिट होती है। तो इसके उस हिसाब से अपना जो हमें अच्छे अच्छे पॉइंट लगे उनको लिख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा, इसमें इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हम इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट हमें याद ही रहेगा, तो उसको हम अपना टैकल कर लेंगे। ठीक है, अपना जो क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें जैसे अब पाँच ही चार ही तीन तीन चार ही पॉइंट हमने मान लिया याद किए। ठीक है, उसके बाद याद 5 ही पॉइंट याद है, उसके बाद हमको लिखना 5 पॉइंट है और याद ही नहीं आ रहे हैं, याद ही नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हमको ज़्यादा पॉइंट तैयार करने चाहिए और इसीलिए इसमें ये ज़्यादा लिखा होता है। ठीक है, तो आपका ज़्यादा तैयार हो जाता है तो आपको मतलब भर के पॉइंट वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत में महंगी और समय साध्य वाद प्रक्रिया के आलोक में वैकल्पिक विवाद जो समाधान तंत्र के महत्व की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। मतलब वैकल्पिक जो विवाद समाधान का मतलब देखो, विद एक्सप्लेन डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एडीआर। ठीक है, एडीआर के बारे में बात की जा रही, मैकेनिज्म इन द लाइट ऑफ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग लिटिगेशन प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, तो उसके बारे में बताना है। तो देखो इसमें महंगी जो ये वाद प्रक्रिया के आलोक में जो इसके बारे में जो बताना है, इसका एक संक्षिप्त वर्णन देखो देना है। ठीक है, भारत में महंगी और समय साध्य जो प्रक्रियावाद का संक्षिप्त वर्णन दे देना है। फिर जो वैकल्पिक ये आपका जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है और इसका महत्व बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो हमारा है क्या कि जो एडीआर होता है, भारत में वाद प्रक्रिया वर्तमान में उच्च लागत और विकल्पता जैसी समस्याओं से ग्रसित है। कि हमको जो कोई भी जो केस होता है उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुत टाइम उसमें लगता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, लोग मिसलीड करते हैं, वकील जो होते हैं जो वकालत करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि केस को लंबा खींचते रहते हैं कि जितना मतलब लोगों से पैसा निकाल सकें उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ विलंब जैसी और समस्याओं से ग्रसित है। ठीक है, इसके लिए न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात का कम होना। ठीक है, न्यायाधीशों की जनसंख्या अनुपात का कम होना। ठीक है, जैसे कोई अंतराल न्यायाधीशों के रिक्त पदों की भर्ती ना होने के कारण अधिक हो रहा है। ठीक है, जैसे बहुत कम, जितनी न्यायाधीशों की जैसे न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए उतनी वर्तमान में पूरी नहीं है, कम ही रहते हैं वो हमेशा, तो इसलिए भी ये मतलब देरी होती है। और अनेक अपरिहार्य कारण जो होते हैं, अपील एवं पुनः विचार के कई चरण, न्यायालय की जटिल तकनीकों के कारण वकीलों पर निर्भरता तथा न्यायालयों एवं वकीलों के द्वारा उच्च शुल्क किया जाना आदि प्रक्रियागत विलंब जैसे कारण उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो देखो जो हमने बताया वही इसमें कारण लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है कि हमारा वैकल्पिक विवाद समाधान जो एडीआर प्रक्रिया विवाद समाधान की प्रक्रिया पारंपरिक प्रक्रिया है तो वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। और यह वाद प्रक्रिया में शामिल पक्षों के सुलभ, उपयोगी, अनौपचारिक और स्वैच्छिक, त्वरित और आर्थिक रूप से वहनीय न्याय उपलब्ध कराती है। भारत में एडीआर तंत्र के अंतर्गत अन्य साधनों के साथ साथ पंचाट, मध्यस्थता, सुलह या फिर लोक अदालत और उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली शामिल है। तो इससे क्या होता है कि हमको वैकल्पिक विवाद जो होता है, इससे हमको जो है शुल्क भी बहुत कम नॉमिनल देना पड़ता है या फिर ना ही देना पड़ता है। अगर दोनों मतलब जैसे इस प्रक्रिया को अगर हम अपनाते हैं मध्यस्थता या सुलह वाली, तो इसमें हमको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। लोक अदालत में भी यही कोई शुल्क की विशेष ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बहुत कम नॉमिनल फीस पड़ती है, जिससे हमको क्या होता है, अगर दोनों पक्ष किसी मीडिएटर के माध्यम से अगर आप सहमत हो जाते हैं तो उनको वहीं पे मतलब उनका मतलब निर्णय दे दिया जाता है, बस अपने वो सहमत हो जाते हैं उन चीज़ों पे। तो उसके लिए देखो सुलभ होती है, उपयोगी होती है, अनौपचारिक होती है, ये मतलब कोई औपचारिक नहीं होती है प्रक्रिया। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा तंत्र है जो हमारे लिए न्याय दिलाने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा एडीआर तंत्र का महत्व क्या है। तो इसमें देखो कितने पॉइंट दिए हैं, अब इतने पॉइंट हमको नहीं लिखने हैं, लेकिन याद हम पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में टैकल करते रहेंगे, हमारे माइंड में आते रहेंगे। जब हम आंसर इस टाइप का आंसर लिखेंगे तो हमारे पास आते रहेंगे पॉइंट, तो हम लिख लेंगे। तो अगर इसमें से 5 भी पॉइंट लिख लेते हैं आप तो बहुत हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक के। तो इसमें क्या है कि यह त्वरित और न्याय सुविधा प्रदान करता है और इस प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाले अंतिम निर्णय पर इसमें शामिल पक्षों की परस्पर सहमति होती है। देखो ये हमने पहले ही बताया,
इसके परिणाम स्वरूप दिए गए निर्णय का त्वरित क्रियान्वयन होता है। ठीक है। सेकंड है कि व्यवहारिक और पारिवारिक मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान में मध्यस्थता द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। और थर्ड है कि अधिकांश एडीआर प्रक्रियाएं एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। ये वाद प्रक्रियाओं की सामान्य विधि की तुलना में अधिक सहयोगात्मक और कम प्रतिस्पर्धी होती हैं। ठीक है। और फोर्थ है हमारा कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट में तो इसमें कहा गया कि परामर्श और मध्यस्थता केंद्रों के यानी मीडिएटर के जो सेंटर होते हैं के माध्यम से न्याय को अधिक सुलभ बनाया जाता है। ठीक है, बनाता है। और एडीआर के अंतर्गत कार्रवाई का स्वरूप अनौपचारिक होता है, यानी औपचारिक ये नहीं होता, ये अनौपचारिक होता है। और वकीलों की नियुक्ति करने जैसी न्यायालय की विधिक औपचारिक और जटिलताओं से इसमें शामिल नहीं किया जाता। देखो है, इसमें कोई वकील का शुल्क हमको नहीं देना पड़ता है। उनके लिए कोई जटिल जो प्रक्रिया वो लोग बताते हैं वो उससे हमको छूट मिल जाती है। ठीक है, वहाँ ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता है। नेक्स्ट है कि सरकारी विभागों में और एजेंसियों के मध्य विवादों को वाद प्रक्रिया के बजाय न्यायालय की मध्यस्थता के माध्यम से बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है। देख रहे हो, ताकि वहाँ की फिजूल खर्ची हमारी बचती है, टाइम भी बचता है। तो इन सब से हमको बचत मिलती है और हमको जल्दी जो है मतलब न्याय भी मिल जाता है। नेक्स्ट है कि इसका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है, तब भी जब कोई मामला न्यायालय में मतलब जो न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, फिर भी हम अगर वैकल्पिक प्रक्रिया का मतलब उपयोग करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई मतलब रुकावट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एडीआर प्रक्रिया न्यायालयी कार्यालय की महंगी और लंबी प्रक्रिया की तुलना में कम तनावपूर्ण होती है। अधिकांश लोगों को एडीआर प्रक्रिया के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करने में अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त हुई है। ठीक है, ये मतलब ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि उससे मतलब बहुत ही हमको संतुष्टि प्राप्त होती है, जो हमको न्याय मिलता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम दोनों जो पार्टी होती हैं, जो दोनों पार्टी होती हैं, वो जब सहमत होती है तभी ये न्याय दिया जाता है, तो उनमें दोनों का फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसा कि मलिमत समिति मतलब मलिमत समिति इसमें नियुक्त की गई थी। इसी एडीआर न्यायिक प्रक्रिया जो थी, इसके लिए जो है ये कहा था इसने कि एडीआर न्यायिक कार्यवाही में विलंब और भीड़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो न्यायालय में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उसे कम किया जा सकता है इस वैकल्पिक प्रक्रिया के द्वारा, जो हम उसमें जो है केसों को कम कर सकते हैं और जल्दी त्वरित उसको जो है लाभ पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे पॉइंट इधर थे एडीआर प्रक्रिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट अब है हमारा, देखो ये हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है, तो इसमें क्या होना चाहिए, तो यही है कि न्यायिक प्रक्रिया की सुदृढ़ करने हेतु विकासशील देशों में एडीआर तंत्र को शामिल किया जा सकता है। और भारत भारत जैसा देश है, एडीआर को अंगीकृत एवं इसे लोकप्रिय बनाना भारत में सभी के लिए न्याय प्राप्त करने अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। क्योंकि यहाँ न्यायालयों की कमी है और कितने केसेस पेंडिंग हैं, ये तो आप लोग देखते ही हैं कि कितने केसेस पेंडिंग रहते हैं। हमेशा वो केस पेंडिंग बने रहते हैं जिनका हमको कई सालों तक न्याय नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ कुछ लोग तो मतलब रिमांड में ही उनकी उनका केस फाइनल नहीं होता है, उन्हें जो है बेल भी नहीं दी जाती है और उनका जो है आधा जीवन मतलब जेल में ही निकल जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है जब उन्हें सज़ा मिलती है तो पता चलता है, अगर 4 साल की उन्हें सज़ा दी गई है तो पता चलता है वो लोग जो है 3 साल पहले से ही जेल थे, तो एक ही साल बचा हुआ है। कुछ लोगों की तो ज़्यादा भी हो जाता है जब उनका न्याय आता है, मतलब न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता है तो वो ज़्यादा भी हो जाता है टाइम की, वो जेल में ज़्यादा समय तक रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी हमारे भारत देश में ऐसी समस्याएं विद्यमान हैं, क्योंकि जनता ज़्यादा है लेकिन जो हमारा जो तंत्र है, जो संस्थाएं हैं वो कम हैं। नेक्स्ट है हमारा, explain why the Indian Constitution has been argued to have created a federation with a centralizing tendency। तो इसमें क्या है कि ऐसा तर्क क्यों दिया जाता है कि भारतीय संविधान ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ को सृजित किया है। व्याख्या कीजिए। तो इसमें परिसंघ के मूल विशेषताओं को बताना है कि कौन कौन सी परिसंघ की विशेषताएं हैं और उसके जो संविधान में प्रमुख विशेषताओं का वर्णन और संघीय रूप से जो प्रदर्शित करते हैं, जो संघीय
प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में बताना है, और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले जो परिसंघ को वर्णित किए जाने के लिए उत्तरदायी जो कारण है उनको बता देना है। बस हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। तो केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ के रूप में वर्णित किया गया है। इन 3 पॉइंट को हमको डिस्कस कर लेना यहाँ पे है। तो यहाँ देखो ऐसा तर्क क्यों दिया जाता है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं यूपीएससी में। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या कहा गया है कि ये परिसंघीय के बारे में। तो इसमें देखो कौन सी मतलब संघीय विशेषता है, तो इसके बारे में तो हमारे संविधान में जो आपको देखने को मिलेगा, हमारे संविधान के निर्माण के बाद से ही इस वाद विवाद ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि क्या भारत में संघीय संविधान या संघीय सरकार है। भारत में संघवाद को संविधान का एक आधारभूत ढांचा माना जाता है, हालांकि इस शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। तो देखो अच्छा पॉइंट है ये, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इंट्रोडक्शन भी हमारा छोटा हो गया। नेक्स्ट है, इसमें अब देख लेते हैं कि हमारी जो संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो संघीय राज्य के समान बनाती हैं, तो वे कौन कौन सी हैं, तो वे इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। तो जैसे लिखित संविधान और संविधान की जो सर्वोच्चता होती है, ये हमारा जो है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन सुनिश्चित करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। सेकेंड है कि अनम्य संविधान, मतलब केंद्र और राज्य के विषय में संविधान के सभी प्रावधानों को केवल राज्य विधानसभाओं और संसद की संयुक्त कार्यवाही द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो यह भी हमारा बहुत ही अच्छा पॉइंट है। शक्तियों के विभाजन की बात कर लें तो ये भी संघीय जो आधारभूत ढांचे की बात करता है। इसमें 7वीं अनुसूची के प्रशासन के विषय में संघ राज्य और समवर्ती सूची जो दी गई है उन्हीं के विभाजन की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। तो गठन करना है तो ये देखो स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। देखो सेंटर में आपको देखो स्टेट लेवल पे न्याय देखो सेंटर में मिलेगी, फिर है स्टेट पे है सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ सेंटर लेवल पे है, और एकीकृत न्यायपालिका की जो बात की जा रही है तो इसमें देखो सेंटर पे है, उसके बाद स्टेट पे हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जो है देखने को मिल जाता है जो तुम्हारा सेशन कोर्ट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको न्याय पंचायत देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सब मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रोविज़न है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द्विसदनीय विधानमंडल। तो इसमें द्विसदनीय विधानमंडल को परिसंघ प्रणाली को में आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसमें केवल उच्च न्यायालय के पास यह निर्धारित करने की शक्ति होती है कि विभिन्न इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। और दोहरी शासन व्यवस्था की बात करें तो इसमें देखो संघीय राज्य और 2 सरकारें विद्यमान होती हैं, जैसे एक केंद्रीय स्तर पर दूसरी राज्य स्तर पर। तो ये दोहरी शासन व्यवस्था का भी इसमें प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये हमारे संघीय जो विशेषताएँ हैं जो हमारे संविधान में प्रतिबिंबित हमको करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसमें किंतु अगर हम बात करें तो संविधान में, भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं, जिनके संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि भारतीय संविधान ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ का सृजन किया है। तो मतलब कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो सेंटर में ही विद्यमान है, स्टेट को वो शक्तियां नहीं दी गई हैं, तो वो मतलब केंद्रीकृत परिसंघ की बात करती हैं। तो जैसे सशक्त केंद्र हो गया, केंद्र में जैसे जो शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में होता है, संघीय दृष्टिकोण से काफ़ी अनुचित है। उदाहरण के लिए जैसे संघ सूची हो गई, ठीक है। राज्य सूची की तुलना में महत्वपूर्ण अपेक्षाकृत अधिक विषय शामिल होते हैं, कि मतलब संघ सूची पे तो विषय बनाएंगे ही और राज्य सूची पे भी बना सकते हैं, समवर्ती सूची पे भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब कुछ स्थितियों में ये बना सकते हैं, जैसे आपात की कोई स्थिति बनी हुई है, ठीक है। या फिर आप जो स्टेट जो राज्यसभा अगर जो उसको आर्टिकल 49 के अंतर्गत अगर विशेष शक्तियाँ दे देती है, ठीक है, तो उसके संबंध में ये लोग भी राज्य सूची के संबंध में विधि का निर्माण कर सकते हैं। या फिर कोई स्टेट जो है इनके लिए कहे कि हमको ये हमारे कानून हमारे लिए ये बना दो, तो वो भी बना सकते हैं ये लोग, ठीक है। और आपातकालीन उपबंध के संबंध में अगर बात की जाए तो इसमें आपात के दौरान संविधान में किसी भी औपचारिक संशोधन के बिना
संघीय तंत्र एकात्मक प्रणाली में परिवर्तित हो जाता है। मतलब अगर आपातकाल लागू होगा तो सारी पावर जो होती है वो सेंटर के पास पहुंच जाती हैं, उसमें कोई संशोधन की करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य अविनाशी नहीं है, मतलब राज्य हम संघ से जो है अलग नहीं हो सकता। ठीक है। क्षेत्रीय अखंडता प्राप्त नहीं है इनको। ठीक है। ये एक पक्षीय कार्रवाई द्वारा किसी भी राज्य, क्षेत्र या सीमा या नाम परिवर्तित नहीं कर सकती, ये केवल संसद ही कर सकती है इनके राज्य की सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्यपालों की भूमिका क्या होती है। तो राज्य की नियुक्ति केंद्र सरकार के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनके कार्यों को राज्य सरकारों की कार्यप्रणाली में केंद्र द्वारा हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। जैसे राज्यपाल सेंटर का मतलब पपेट बोला जाता है। ठीक है। तो ये मतलब उसका अधिकारी मान सकते हैं एक। ठीक है। ये भी सेंटर की ही पावर है। और वित्तीय शक्तियों के बारे में अगर बात करें तो वित्तीय शक्तियों के संकेंद्रण में संघ में निहित होता है, क्योंकि अधिक जो राजस्व सृजित करने वाले मदें केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन होती हैं, और इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अनुदान और ऋण अपने विवेकानुसार प्रदान किए जाते हैं। लेकिन अब तो विवेकानुसार प्रदान किए जाते, अभी तो ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि जो जीएसटी के लिए 5 साल का जो उनको देना था, जो जिन राज्यों को क्षति हो रही थी टैक्स कलेक्शन में। ठीक है। तो उनको 5 साल तक देना था, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से सेंटर ने अपने हाथ उठा दिए, कहा है कि भाई अपना अपना देखो, मैं नहीं दे पाऊंगा इतना, क्योंकि हमारे पास कोई रिवेन्यू नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये ऐसी भी हरकतें ये लोग कर सकते हैं वित्तीय संबंध में। तो ये हमारा जो ये एक मतलब एक केंद्र में जो शक्तियां हैं उनके बारे में बात करता है। तो ये कभी कभी जो है ये मतलब अच्छा नहीं रहता। ये लोग अपनी बातों से ही मुकर जाते हैं कि पहले तो कहेंगे हाँ हाँ ये प्रोविज़न करेंगे, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था तो इसीलिए तो कहा गया था कि अगर किसी राज्य को कोई क्षति होती है तो 5 साल तक हम उसको उस क्षति के रूप में उनको अलग एक्स्ट्रा थोड़ा सा रिवेन्यू देंगे। ठीक है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है। सेंटर ने अब ये भी कहा है। ठीक है। तो ये भी पॉइंट उसमें डाल सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट में अगर डालना है तो उसमें डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा अब देख लेते हैं इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो कंक्लूजन में यही है कि यह सत्य है कि संघ को राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तियाँ सौंपी गई हैं, किंतु यह प्रश्न केवल मात्रात्मक जो यह प्रश्न केवल मात्रात्मक भिन्नता को प्रदर्शित करता है, ना कि गुणात्मक भिन्नता। तो क्योंकि जो परिसंघ की सभी मूलभूत विशेषताएं भारतीय संविधान में विद्यमान हैं, और केसी व्हीलर के अनुसार व्यवहार में भारतीय संविधान की प्रवृत्ति अर्ध संघीय है, किंतु इसका स्वरूप पूर्णतः संघीय नहीं है। यह एक आदर्श प्रकार का संघ है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय परिसंघ की प्रवृत्ति विशिष्ट है, अर्थात यह एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला प्रसंग है। इसे देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित किया गया है। ठीक है। तो ये हमारा जो है, जैसे हमारा ये जो कंक्लूजन होता है, इसमें हमको बैलेंस बनाना होता है और दोनों को ना तो ज़्यादा क्रिटिसाइज करना होता है, इसमें आपको अपने जो है व्यू देने होते हैं थोड़े से। ठीक है। तो उसे हमको पॉजिटिव वे में देना होता है, जैसे कोई भी सिचुएशन चल रही हो, लेकिन हमको क्या करना है कि पॉजिटिव वे में ही देना है, क्योंकि ना तो ज़्यादा क्रिटिसाइज करना है और ना ज़्यादा ही उसकी तारीफ़ करनी है। दोनों को बैलेंस में लेके चलना है, क्योंकि हमको जिस हम प्रोफेशन में जा रहे हैं वहाँ पे हमको प्रशासन में रहना पड़ेगा। अगर ज़्यादा उसका क्रिटिसाइज़ करोगे तो कहेंगे कि भाई आप इतना क्रिटिसाइज़ जब पहले ही कर रहे हैं, तो प्रशासन में आके और ज़्यादा आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको बहुत दिक्कत होगी उससे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे तो कहेंगे कि आपको जब पता ही नहीं है उसके बारे में कि कमियां क्या हैं, तो आप यहाँ आकर करेंगे क्या सुधार करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए हमको जो दोनों पॉइंट बैलेंस में लेके चलना होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि द पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इन इंडिया इज मोर थ्योरेटिकल देन प्रैक्टिकल डिस्कस। तो इसमें मतलब है इसका कि भारत में सरकार और प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण व्यवहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक अधिक है, तो चर्चा कीजिए। तो इसमें देखो क्या करना है, इसमें देखो ये अब सरकार और जो संसदीय प्रक्रिया है, तो पृथक्करण वाला सिद्धांत आ गया। तो देखो इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का परिचय दे देना है। ठीक है।
और सरकार और प्रशासन की कुछ सीमाएं जो होती हैं उसका संसदीय नियंत्रण में क्यों महत्वपूर्ण है ये बता देना है, क्योंकि इसमें देखो इसमें कहा नहीं गया, लेकिन इसमें क्या है, इसके अंतर्गत ये जो हमारा सरकार और प्रशासन के व्यवहारिक सैद्धांतिक अधिक है ना, ये जो कहा गया है इसमें सारे वर्ड छुपे हुए हैं, इसमें इनको बताना ही पड़ेगा, तभी तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या मतलब दिक्कत है क्या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उन विभिन्न तरीकों को स्पष्ट कीजिए जो जिनके माध्यम से भारतीय संसद कार्यपालिका का नियंत्रण स्थापित करती है, कि जो संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है और अप्रभावी होने के पीछे निहित कुछ कारण का उल्लेख कीजिए। तो ये कारण का उल्लेख कीजिए, उनका सल्यूशन दे देना है अपना कंक्लूजन में, पूरा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहले कि मतलब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता क्या है एक्चुअली में। तो इसमें क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा, इसमें देखो कुछ नहीं होता है कि अपनी जो शक्तियां हैं उन्हीं का प्रयोग करना, ठीक है, शक्ति पृथक्करण में, और उनके खिलाफ नहीं जाना किसी दूसरे की जो शक्ति है। जैसे रूल बनाने का काम कौन करता है, रूल बनाने का काम है विधायिका का, ठीक है। अब ये काम अगर जो न्यायपालिका करने लगे कि न्यायपालिका कहे कि नहीं ये रूल बनाओ ये रूल बनाओ, तो अगर या कोई मतलब नियम लागू कर दे कि नहीं ये यहाँ से फॉलो होगा, जैसे कुछ नियम थे जिसमें लागू किए गए थे कुछ समय पहले, जो दिल्ली के संबंध में कुछ केस थे मुझे याद आ रहा है, तो वहाँ भी इन्होंने पर्यावरण के बारे में निर्णय दिया था। तो ये काम जो है था लेजिस्लेचर का, लेकिन न्यायपालिका कर रही थी। तो ये मतलब अपनी शक्तियों का प्रयोग करना, ना कि दूसरे की शक्तियों का, ठीक है। तो इसी के संबंध में है। तो इसमें देखो क्या है कि संसदीय जो भारतीय संविधान द्वारा सरकार का संसदीय स्वरूप की स्थापना की गई है, जिसमें कार्यपालिका अपने कृत्यों और नीतियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कैबिनेट के सदस्यों का चयन विधायिका से किया जाता है। मंत्री सामान्यतः संसद के प्रति सामूहिक रूप से विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है। वरना अगर जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो इनको अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, ये मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है मंत्रिपरिषद, ठीक है। सेकेंड, इसमें देखो क्या कहा गया है कि संसदीय कार्यपालिका पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, अल्पावधि की चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया जाता है जो कार्यपालिका है, ठीक है। कार्यपालिका के द्वारा जो तुम्हारी उस पर किया जाता है, या अपनी समितियों जैसे कि आश्वासन संबंधी समितियों, अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों इत्यादि के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का अधीक्षण करती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये मतलब नियंत्रण स्थापित कर सकती है। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके आधार पर हम जो है कार्यपालिका पर जो है नियंत्रण स्थापित करते हैं, नियंत्रित करते हैं उसको, ठीक है, ताकि वो अपनी मनमानी ना करे, उनकी जो नीतियां हैं उनका जो है हम निंदा कर सकें उनकी, ठीक है। और इसमें अधिनियमित किए जाने के वाले किसी भी कानून को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के बहुमत के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि प्रयोजित या कार्यपालिका विधान संबंधी विषयों के नियम और विनियमों को परीक्षण के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। कार्यपालिका के वित्तीय जो मामलों पर संसदीय बजट नियंत्रण और बजट पश्चात नियंत्रण स्थापित करती है। संसद के अनुमोदन के बिना कार्यपालिका ना तो किसी कर का आरोपण कर या संग्रह कर सकती है, ठीक है, ना ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। संसद भी अपनी समितियों की सहायता से सरकारी व्यय और वित्तीय निष्पादन की जांच करती है, ठीक है। तो ये देखो है मतलब कोई ये मतलब यही नियंत्रण संसद इसके अनुमोदन के लिए इसको संसद की अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जो बजट और तुम्हारा देखने को मिलेगा बजट पश्चात जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है, ये कार्यपालिका पर इसके द्वारा भी मतलब नियंत्रित किया जाता है। और ये वे तभी कर सकते हैं तभी मतलब जब मतलब कोई कर का आरोपण या संग्रहण तभी कर सकते हैं जब संसद से इसका अनुमोदन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी मतलब एक मान सकते हैं कि हमारा जो नियंत्रण रहता है कार्यपालिका पर, ठीक है, तो विधायिका का। तो इस प्रकार जो है ये रहता है। हालांकि वास्तविक रूप से कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण व्यवहार की
व्यवहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक अधिक है। इसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं। मतलब जो कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण है वो व्यवहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक अधिक है, ना कि व्यवहारिक है। तो इसमें ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि देश का प्रशासन इतना विशाल और जटिल है कि संसद के पास इतना समय नहीं है कि इतना समय है, और ना ही इतनी विशेषज्ञता है कि वह प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण जो है स्थापित कर सके। प्रभावी नियंत्रण ये स्थापित नहीं कर पाती है। और सांसद सामान्यतः साधारण व्यक्ति होते हैं जिन्हें तकनीकी प्रकृति वाली अनुदान मांगों का बेहतर ढंग से समझने में कठिनाई होती है। और बहुमत प्राप्त होने के कारण कार्यपालिका को विधायी नेतृत्व प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप यह नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपनी प्रभावी आलोचना की संभावना को कम करती है। तो ये आलोचना को कम करती है। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सांसद चुन के आते हैं उनको इतना टेक्निकल ज्ञान नहीं होता है। कुछ लोग तो अंगूठा छाप होते हैं, लिखने पढ़ने का ज्ञान ही नहीं होता है। तो वो लोग कैसे मतलब इस पर नियंत्रण स्थापित करेंगे? उनको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनको जैसा बोल दिया जाता है उनके पार्टी के द्वारा वैसा ही वो करते हैं। जो कहा कि इस बिल पे वोटिंग कर दो तो वो वोटिंग कर दे, कोई डिबेट डिस्कशन नहीं, वो जानते ही नहीं इसके बारे में, तो क्या करेंगे? उनको पता ही नहीं रहता है। तो उनके बारे में ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि जो बहुमत प्राप्त होने के कारण कार्यपालिका का विधायी नेतृत्व प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप यह नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अपनी प्रभावी आलोचना की संभावनाओं को कम कर देती हैं यहाँ पे, ठीक है। और जांच समितियां द्वारा सार्वजनिक व्यय हो जाने के पश्चात, न कि पहले, इसका निरीक्षण करती। जो ये सार्वजनिक समितियां होती हैं, जो व्यय हो जाता है उसके बाद करोगे तो जो खर्चा हो गया उसमें क्या बताओगे आप, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये तो पहले होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा हम कर सकते हैं, इसको ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। लेकिन इसीलिए ये सैद्धांतिक कहा गया है, ना कि व्यवहारिक है। नेक्स्ट है गिलोटिन के बढ़ते प्रचलन के कारण वित्तीय नियंत्रण की संभावना भी सीमित हो गई है। तो वो भी हो गई है क्योंकि कोई बजट होता है जैसे वित्त के संबंध में। तो गिलोटिन में क्या होता है कि कुछ मतलब अनुच्छेद जो है बिल के, उनको हाईलाइट कर दिया जाता है, उन्हीं पे चर्चा हो जाती है और मतदान करा लिया जाता तुरंत है। तो ये मतलब ये भी एक मतलब प्रक्रिया बहुत अच्छी नहीं है, इसे भी मतलब अप्रभावी बनाती है। नेक्स्ट है कि प्रत्यायोजित विधान के विस्तार के परिणामस्वरूप संसद की विधि निर्माण की शक्ति में कमी और अधिकारी वर्ग की शक्तियों में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब उसका देख सकते हैं। सशक्त, स्थिर और सिद्धांतवादी विपक्ष के अभाव ने प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की प्रभावशीलता को कम कर दिया है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब है, कह सकते हो। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावी इन चीज़ों की प्रभावशीलता नहीं है। ये मतलब अपनी प्रभावशीलता को कम कर रहे हैं वर्तमान में अगर बात की जाए तो, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये देखा। चूँकि संसदीय नियंत्रण सामान्यतः विभिन्न बिंदुओं पर विस्तारित है, साधारण और राजनीतिक प्रकृति का होता है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में सरकार और प्रशासन पर विधायी नियंत्रण व्यवहारिक की अपेक्षा, जो मतलब प्रशासन पर विधायी नियंत्रण व्यवहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक अधिक है और यह नियंत्रण उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये देखो कंक्लूजन में वही चीज़ें लिख दी हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को हमको उजागर करना है उसमें क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन नंबर। तो 10 क्वेश्चन नंबर इसको देख लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल होने की मूल योजना को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त राज्यपाल के पक्ष में क्यों प्रतिस्थापित कर दिया? साथ ही राज्यपालों की नियुक्ति के वर्तमान तरीके के विरुद्ध किए जाने वाले तर्कों का भी उल्लेख कीजिए। तो इसमें यह बताना है कि व्हाई डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्लेस द ओरिजिनल plan to have elect governor in favor of the appointment by the president, also bring out of argument that are raised against the current from the अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। तो इसके बारे में बताना है। तो देखो इसमें क्या आ गया, निर्वाचित गवर्नर की मूल योजना और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के पक्ष में क्यों मतलब प्रस्तापित कर दिया, इसके बारे में बताना है ऐसा क्यों किया गया है।
और राज्यपालों की नियुक्ति वर्तमान पद्धति के विरुद्ध जो मतलब किए जाने वाले तर्कों का उल्लेख करना है, और इसके संबंध में जो समितियों की अनुशंसा दी गई है वो कौन कौन सी समितियां हैं जिसके द्वारा राज्यपाल के संबंध में अनुशंसा की गई है, और विभिन्न बिंदुओं के आधार पर निष्कर्ष दे देना है। ठीक है, तो 4 पॉइंट इसमें डिस्कस करने हैं हमको। तो फर्स्ट में कहा गया कि राज्यपाल में किसी भी राज्य की मुख्य कार्यकारी प्रमुख, मतलब किसी राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, संविधान सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। जैसे कि ब्रिटिश सरकार के दौरान जो राज्यपालों के समान होता था, जो गवर्नर हुआ करते थे, जो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि हुआ करते थे, उसी के संबंध में इन्होंने कहा है। ठीक है, तो हालांकि करेगा। हालांकि प्रारंभ में संविधान सभा राज्यपाल के निर्वाचन की पद्धति और राज्य में उनकी भूमिका में के संबंध में एकमत नहीं थी। ठीक है, जो ये राज्यपाल का पद था तो उसकी जो संविधान सभा थी उसमें एकमत नहीं था पूरे में। अंततः संविधान सभा ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्राधिकारों के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करेगा, और वे राज्य स्तर पर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र नहीं चाहते थे। साथ ही उनके द्वारा संसदीय कार्यकारी प्रणाली को अपनाया गया था। उसमें इन्होंने कहा कि जिसमें राज्य और सरकार के प्रमुखों का निर्वाचन क्रमशः अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके लिए आंतरिक यानी चूंकि राज्यपाल भारतीय संघीय प्रणाली की योजना को संतुलित करने में एक अद्वितीय भूमिका निभाता है, अतः इस प्रकार इस बात पर सहमत हुई कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त या पदच्युत किया जाएगा, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी योजना थी कि मतलब पहले तो सहमत नहीं थे, बाद में ये सहमत हुए कि चलो ठीक है, जो राज्य का प्रमुख होगा, जो सेंटर का प्रतिनिधि के रूप में, तो ये संवैधानिक प्रमुख होगा, ये राष्ट्रपति मतलब तुम्हारा राज्यपाल होगा, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, और पदच्युत भी इसी के द्वारा किया जाएगा। तो इस संबंध में ये सहमति बाद में मतलब हुई। ठीक है, तो फिर उसकी नियुक्ति के पद्धति में जो राज्यपाल की नियुक्ति की वर्तमान पद्धति के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्कों में कौन कौन से शामिल किए गए हैं उनके बारे में नीचे दिया गया है। तो उनके देखो अस्थिरता, उनके जो पद की जो राज्यपाल का पद होता है उसमें अस्थिरता होती है, उसे मतलब उसकी नियुक्ति और पदच्युति की प्रक्रिया को असंगत माना जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार का परिवर्तन हो जाने पर उन्हें भी परिवर्तित कर दिया जाता है। बीपी सिंघल बनाम भारत संघवाद में 2010 में जो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया था कि राज्यपालों को मनमाने तरीके से पदच्युत या स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और ये दूसरा है भाई भतीजावाद की नेपोटिज्म, जिसके बारे में बात की जा रही है, और अभी जो सुशांत वाला केस था, नेपोटिज्म जो था, भाई भतीजावाद, आपको फिल्म इंडस्ट्री में भी देखने को मिला। तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं चीज़ें ये झलकती हुई दिख जाती हैं। तो इसमें सत्तारूढ़ दल ने प्रायः निष्ठावान लोगों के प्रसन्न करने हेतु राज्यपाल के पद का उपयोग किया है, और इस प्रकार राजनीतिज्ञों के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात निर्वहन का साधन बन गया है। ठीक है, कि कोई अगर उनका पार्टी मेंबर क्या होता है कि राजनीति से संन्यास ले लेता है तो उसे राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये कौन सा प्रोविज़न है भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उसका जिस आधार पे बताया गया उस आधार पे उनको नियुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग की बात करें तो ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जो केंद्र सरकार के निर्देशों पर राज्यपालों ने राज्यों में मनमाने ढंग से अनुच्छेद 356 को लागू किया। उदाहरण के लिए 2016 उत्तराखंड, 2018 जम्मू कश्मीर, और 356 का आरोपण किया गया। तो ये तो हमारा जम्मू कश्मीर वाला आपका देख ही रहे हो, मतलब वर्तमान का है, और तो ये तो हमारा वर्तमान का देखने को मिलता है जो जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। फिर आर्टिकल 370 के द्वारा हमारा जो है उसको कैप्चर भी कर लिया गया, अपने स्टेट में मिला लिया गया, जो कि जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि वो विधानसभा से अनुमति लेनी थी जो जम्मू कश्मीर की थी, लेकिन वहाँ कोई विधानसभा थी नहीं, तो इन लोगों ने राज्यपाल के साइन से ही उसे जो है भारत में मिला लिया। तो ये मतलब मिलाना अच्छा है, वो बुरी बात नहीं है, बट ये जो प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं किया गया है जिस तरह किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट है हमारा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। राज्यपालों को राज्य सरकारों द्वारा केंद्र का प्रतिनिधि समझा जाता है, क्योंकि राज्य को ऐसा प्रतीत होता है कि वे राज्यों के हित के विपरीत
के हितों को पूरा करने के लिए होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखा गया है जो इसकी जो विवेकाधीन शक्तियाँ भी इसमें जो अनुच्छेद 163 में प्रदत्त हैं, जो हमारे विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं राज्यपाल की, ठीक है। तो ये विवेकाधीन शक्तियों का जो विवेकाधीन शक्ति का सीमित शक्ति होने के बावजूद दुरुपयोग किया जाता है। 2016 में उच्चतम न्यायालय के अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की विधानसभा सत्र आहूत करने संबंधी एक पक्षी कार्यवाही को निरस्त किया गया और विधानसभा को असंवैधानिक घोषित करने का आदेश दिया गया। इसके संबंध में जो अभी कर्नाटक में केस देखने को मिला था कि जो उसमें सरकार बनानी थी, तो राज्यपाल ने बहुमत ना होने पर भी मतलब दूसरी को बीजेपी की सरकार को बना दिया गया था, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा मुद्दा चला था। अभी इधर नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में भी देखने को मिला उसमें, ठीक है। मिजोरम में ऐसा केस देखने को मिला। तो ये सब मतलब अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, सेंटर के मतलब हित में ये लोग कार्य करने की कोशिश किया करते हैं, ठीक है। अपने मतलब शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार नियुक्ति के वर्तमान स्वरूप के विरुद्ध तर्क विवेकाधीन निर्णय लेने और इस प्रक्रिया में राज्य की कार्यपालिका को शामिल न करने संबंधी मुद्दों पर केंद्रित है। इस संदर्भ में वेंकट चलैया और पुंछी, ठीक है, वेंकट चलैया और पुंछी आयोग ने राज्यपाल के कार्यकाल की सुरक्षा और संवैधानिक अनुच्छेद 355 और 356 के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधानों को सीमित करने का हेतु तर्क दिया है, ठीक है। और इसी प्रकार सरकारिया आयोग द्वारा कहा गया था कि राज्यपालों को 5 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण करना चाहिए तथा उसे अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त पदच्युत नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिज्ञों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद निर्वहन के साधन के रूप में राज्यपाल का पद का उपयोग करने के बजाय स्वच्छ छवि वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति को ही राज्यपाल का नियुक्त किया जाना चाहिए। तो देखो, सरकारी आयोग ने भी कहा था, पुंछी आयोग ने कहा था, और जो वेंकट चलैया आयोग था उसने भी ऐसे मतलब रिकमेंडेशन दी थी। हालांकि ऐसा होता नहीं है अभी जो देखने को मिलता है। और राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, इसलिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित वर्तमान स्वरूप से संबंधित मुद्दों का समाधान कर इस पर अखंडता यानी इस पद की अखंडता यानी इंटीग्रिटी को बनाए रखा जाना चाहिए, ठीक है। जो ऐसा नहीं होता है उसको किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा की व्याख्या करते हुए चर्चा कीजिए कि न्यायालयों के लिए विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का अतिक्रमण न करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखो, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा, उसके कारण कौन कौन से हैं ये हमको बता देने हैं, ठीक है। और उसके बाद उसकी क्या जो ये मतलब विधायिका या कार्यपालिका के कार्य का निपटान करते समय न्यायपालिका संवैधानिक संयम का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है, कि अपने अपने मतलब कार्यों को करें, दूसरे के क्षेत्र में हमें नहीं जाना चाहिए। जो न्यायपालिका का कार्य है वो न्यायपालिका करे, जो हमारा जो विधायिका का कार्य है वो विधायिका करे। लेकिन न्यायिक सक्रियता में ये देखा जाता है कि ये न्यायपालिका क्या करती है, जो उसका कार्य नहीं होता, जो लेजिस्लेशन काम कम करने का, ठीक है, वो भी ये मतलब करने लगती है, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो इस संबंध में ये न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और समाज में न्याय को बढ़ावा देने हेतु न्यायपालिका द्वारा सक्रिय भूमिका निभाने से है। या सरकार के अन्य 2 अंगों यानी विधायिका और कार्यपालिका को उनके संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए न्यायपालिका की भूमिका पर बल देता है, ठीक है। मतलब जो नागरिकों के जो और उनके नागरिकों के अधिकारों और उनके समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा ये सक्रिय भूमिका निभाई जाती है, ठीक है। लेकिन इतनी सक्रिय नहीं निभाई जानी चाहिए जिससे कि किसी के हित प्रभावित हो जाएं, ठीक है। इसमें न्यायिक सक्रियता का उद्भव विधायी शून्यता यानी कोई अगर लॉ बनाने की ज़रूरत है लेकिन नहीं मतलब विधायिका बना रही है, अपने दायित्व को निर्वहन करने में कार्यपालिका की विफलता, अनुच्छेद 142 जैसे संवैधानिक अनुच्छेदों और मानव अधिकारों और समाज कल्याण की अवधारणाओं में वृद्धि तथा उनके प्रति न्यायिक उत्साह जैसे अनेक कारणों से हुआ है। किंतु यह उत्साह कभी कभी अति उत्साह में या यहाँ तक कि अतिक्रमण में परिवर्तित हो जाता है, जो संवैधानिक अधिदेश के विरुद्ध हो जाता है। ऐसे में स्वयं उच्चतम न्यायालय द्वारा भी न्यायालयों से न्यायिक संयम का अनुपालन करने को हेतु कहा गया है।
तो उनको मतलब जो विधायिका अगर कोई कानून नहीं बना रही है तो उसको बनाने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा उसको सक्रिय रूप में नहीं किया जाना चाहिए कि वो ही मतलब अपने रूल और रेगुलेशन बनाने लगे कि यही फॉलो करना पड़ेगा आपको, तो ये गलत है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, तो ये इसमें कहा गया है संविधान में हमारे, ठीक है। न्यायपालिका और न्यायालयों के लिए विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों के अतिक्रमण न करने के संदर्भ में तर्क दिए गए हैं कि उसको अपने अपने कार्यों को करना चाहिए, किसी के कार्यों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या है, यह संविधान के निहित संवेदनशील शक्ति संतुलन की व्यवस्था अर्थात शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, और जिसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक अंग को दूसरे अंग का सम्मान करना चाहिए, और दूसरे जो मतलब जो संविधान में निहित संवेदनशील शक्ति संतुलन की व्यवस्था है अर्थात शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक अंग को दूसरे अंगों का सम्मान करना चाहिए और उसे दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। सेकंड में है कि अधिकांश कार्यपालिका जो है ये कार्यपालिका या विधायिका के कार्यक्षेत्र में न्यायिक अतिक्रमण के औचित्य को यह बताया जाता है कि ये दोनों अंग अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे। यह मान लिया जाए तो यही आरोप न्यायपालिका पर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि न्यायालय में विगत 50 वर्षों के लंबे समय से मुकदमे लंबित हैं, तो ये उन पे भी ये लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि मुकदमों को अस्वीकार करने से देश में न्याय वितरण में और भी विलंब हो जाता है, और न्यायपालिका द्वारा नियमित हस्तक्षेप भारतीय राजनीति की लोकतांत्रिक प्रकृति को कमज़ोर बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा न्यायपालिका गैर निर्वाचित प्रकृति की होती है और न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भाई भतीजावाद पूर्वाग्रह के आधार पर प्रश्न उठाए जाते हैं, क्योंकि वो भी मतलब अछूता नहीं है इन चीज़ों से, तो वो भी किसी पे उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि जो खुद ही मतलब कीचड़ में सना हुआ है तो दूसरे को क्यों कोई कीचड़ से कैसे निकाल सकता है। तो ये आरोप उस पर भी लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि यह संभव है कि न्यायाधीशों के निजी राजनीतिक मूल्य और नीतिगत एजेंडे उसके न्यायिक विचार पर हावी हो जाएं, और न्यायपालिका को इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारों को प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है, ठीक है। तो वो अपना मतलब अपना अच्छे ढंग से वो काम कर सकते हैं, उसमें उसको याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। और न्यायपालिका के पास कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों के निष्पादन करने की आवश्यक साधन होते हैं, मतलब न्यायपालिका के पास कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों का निष्पादन करने हैं तो आवश्यक संसाधनों का अभाव होता है, ठीक है। तो इन सब बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये हमारे जो उनसे अलग हैं, ठीक है। तो अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका भी कोई अछूती नहीं है। कितने पेंडिंग केस दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, 10-10 साल हो जाते हैं और न्याय नहीं मिलता है। देखो अभी इसी केस की बात कर ली जाए, जो हमारा निर्भया केस था, 2012 में केस तुम्हारा शुरू हुआ था और 2020 में आके उन लोगों को फांसी दी गई है। तो समझ लो 8 साल, जबकि इतना ज़्यादा सक्रिय मोड में था तब ये सिचुएशन है। और समझ लो जिसमें कोई मीडिया नहीं इंटरफेयर करती, कोई समाज नहीं इंटरफेयर करता है, तो उसको तो आप कह सकते हैं कि 20-50 साल चलता रहता है केस, कोई समझ में नहीं आता, ठीक है। तो तलवार मर्डर केस वाला देखो अब भी चल रहा है, कोई उसका अभी तक वो नहीं आया, और उसका अभी जो उसके समिति बनाई गई थी उसी की जांच के लिए उसका मर्डर कर दिया गया। बताओ, वो मतलब जो उसके चेयरमैन थे, मतलब मर्डर क्या, वो फांसी लगा ली उन्होंने, उसका कोई प्रेशर की वजह से ही था, इसी के केस के चलते, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं। अब देख इसका एक कंक्लूजन छोटा सा लिख लेते हैं कि न्यायिक सक्रियता ने लोगों के कल्याण के संदर्भ में एक क्रांति ला दी है, जैसे कि विधि की समयक प्रक्रिया का समावेशन मेनका गांधीवाद में ये ऐसा किया गया। विशाखा दिशा निर्देश जो 1997 में दिल्ली में डीजल वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध आदि जो लगाए गए, किंतु न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के मध्य अंतर बहुत कम है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका अपनी ओर से किसी भी अति उत्साह से बचने हेतु संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करे, ताकि संविधान में
व्यक्त किए गए DPSP के दृष्टिकोण के अनुरूप समाज के समग्र कल्याण के लिए सक्रियता के साथ आगे बढ़ा जा सके। ठीक है, तो ये देखो दो हमारा मेनका गांधी वाला बात था जो न्यायिक प्रक्रिया शामिल की गई थी इसमें। ठीक है, समयिक प्रक्रिया, विधि की समयिक प्रक्रिया, जो कि इंडिया में ये प्रचलित नहीं थी लेकिन ये USA की है, तो ये हम बाद में इसको जो है इसमें जो किया गया। और डीजल वाहनों के लिए जो ये विशाखा दिशा निर्देश थे, ठीक है, उनके बारे में। तो इन अगर हम कोई केस डालते हैं इसमें, ठीक है, तो इससे हमारा जो है उसको एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है, उसको आता है, ठीक है, चीज़ों को। तो हमको भले शॉर्ट में लिखें लेकिन इन चीज़ों का जो एग्जाम्पल होते हैं इनको डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि विधायी शक्तियों के संदर्भ में लोकसभा के सापेक्ष राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति की तुलना कीजिए, साथ ही इस संदर्भ में राज्य को दी गई विशेष शक्तियों का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि भाई संसद की जो संरचना है उस पर संक्षिप्त परिचय दे देना है। उसके बाद आपको तत्पश्चात उसकी जो विधायी शक्तियां हैं लोकसभा के सापेक्ष राज्यसभा की संवैधानिक स्थितियों की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में किन मामलों में समान है और किन मामलों में समान नहीं है। ठीक है, और साथ ही राज्यसभा को प्रदत्त विशेष शक्तियों का भी इसमें उल्लेख कर दीजिए। सॉरी, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो इसमें देखो इंट्रोडक्शन में इन्होंने कर दिया है कि संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बना होता है तथा संसद के 3 स्तंभों द्वारा विधि निर्माण विभिन्न चरणों की में विधायी प्रक्रिया के संबंध में अलग अलग तरीकों की अलग अलग भूमिकाओं के निर्वहन किया जाता है। और विधायी शक्तियों के संदर्भ में लोकसभा के सापेक्ष राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति की तुलना में निम्नलिखित प्रकार की जा सकती है। तो इसमें लोकसभा की स्थिति देख लेते हैं कैसी है कि इसमें तो निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के समान विधियां प्राप्त है। कौन कौन के संबंध में, जैसे कोई सामान्य विधेयक पूरा स्थापित करना या उसको पारित करना है। ठीक है, और या फिर देखिए कि संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है उन्हें पूरा स्थापित करना और पारित करना, और भारत की संचित निधि में व्यय को शामिल करने वाले वित्तीय विधेयकों को पूरा स्थापित करना या उनको पारित करना, और राष्ट्रपति द्वारा विख्यापित अध्यादेशों की स्वीकृत। तो इन 4 पॉइंट में देखे गए हैं, तो ये चारों में हमारा देखने को मिलता है कि हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्थितियां समान है। लेकिन अगर हम बात करें कि लोकसभा में जो असमान स्थितियां हैं वो कौन कौन सी है, जैसे धन विधेयक के संबंध में केवल लोकसभा में ही इसे पूरा स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो राज्यसभा धन विधेयक को स्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती, राज्यसभा के लिए इस विधेयक की सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को वापस करना अनिवार्य है, और लोकसभा राज्य की सभी सिफारिशों को अस्वीकार या स्वीकार भी कर सकती है। तो वो उसके लोकसभा पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि एक वित्त विधेयक जिसमें केवल अनुच्छेद 110 संबंधी मामले ही शामिल ना हो केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसके पारित करने के संदर्भ में दोनों सदनों की शक्तियां समान हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निर्धारित करने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष में निहित है, और अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है कि हमारा जो राज्यसभा केवल बजट पर चर्चा कर सकती है किंतु अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। तो बजट पर चर्चा कर सकती है लेकिन जो अनुदानें होती उन पे मांग पर ये मतदान नहीं कर सकती, ये शक्ति राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ये असमान शक्तियां हो गई जो मतलब केवल लोकसभा को प्राप्त हैं, और वो समान थी जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को प्राप्त हैं। अब देख लेते हैं कि हमें कि राज्यसभा की जो विशेष शक्तियां वो कौन कौन सी है। तो इसकी 2 अनन्य विशेष शक्तियां देखी गई हैं जो केवल राज्यसभा को प्राप्त हैं, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी है, तो आर्टिकल 249 मतलब 249 के तहत जो सूची में शामिल विषय हैं जो राज्य सूची में शामिल है उस पर विधि बनाने की अधिकृत जब मतलब लोकसभा देगी तभी जो है संसद उस पर बना सकती है। और जो अनुच्छेद 312 है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अधिकृत करती है। तो ये 2 अनन्य शक्ति हैं। इसके साथ एक और हम मान सकते हैं जो आर्टिकल 67B है। ठीक है, 67B है, उसमें जो उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो
और केवल जो है राज्यसभा से ही शुरू की जा सकती है। तो ये भी हम उसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि ये राज्यसभा की शक्ति है, विशेष शक्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वित्तीय जो हमारे इस प्रकार अंततः वित्तीय मामलों और मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण के अतिरिक्त राज्यसभा की शक्तियां और स्थित व्यापक रूप से लोकसभा के समान है और उसके समन्वय को स्थापित करती है। ठीक है, तो दोनों में शक्तियां अपनी अपनी जगह ठीक हैं, ले कुछ शक्तियां जो है राज्यसभा को प्राप्त हैं, कुछ शक्तियां ज़्यादा लोकसभा को प्राप्त हैं और कुछ जो है दोनों में समान प्राप्त हैं। ठीक है, तो आज का छोटा सा हमारा प्यारा सा डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। ठीक है, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग बता सकते हैं अच्छा लग रहा है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो बता दीजिए। तो जैसा भी हो वो सब आप लोग अपना फीडबैक देते रहिए यार, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। अगर फीडबैक नहीं मिलता है तो थोड़ा सा मतलब यार टाइम लगता है, ये तो आप लोग जानते ही हो, टाइम लगता है अच्छे से मतलब चीज़ें करने में। तो अगर कुछ मतलब मॉडिफाई करना है तभी बताइए, हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद जय भारत। और हमारे ये क्वेश्चन रह गए हैं, 8 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो 8 एक कल डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम 10-10 क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। ठीक है।